सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखने के लिए कितना तकलीफ से उन्होंने लिखा हुआ है उनका बारे में जानकारी ले लेंगे। अभी क्या चल रहे वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। ये स्पष्ट रूप से मैं बताऊं, मनुवादी विचारधारा है। काल्पनिक चीज़ों की बातें लोग हमेशा से करते रहे हैं, और जब इनको लगता है कि ओबीसी एससी जागरूक हो रहा है या अपने अधिकारों की बात कर रहा है, और जो सवाल अभी तक किए गए, इन सवालों से मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने की बात करें तो आप जाइए ना। लड़के को क्यों लगा दिया है आपने बीसीसीआई में और आईसीसी में, वहाँ चला गया है। आप भी कहिए भक्ति करें और कई बार राम का नाम ले, प्रभु का नाम ले। प्रभु की भक्ति अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ओबीसी एससी के लिए आराध्य सम्माननीय डॉक्टर अंबेडकर हैं और उनका अपमान किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम देश की 85% पॉपुलेशन डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानती है। मैं स्पष्ट बताऊं, अभी कुछ सालों की पहले की बात की जाए तो मानवीय आधार पर दुर्व्यवहार होता था, जात के आधार पर दुर्व्यवहार होता तो अब भी है। अभी भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, इवन राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये विचारधारा, जब मनुवादी विचारधारा और विषमतावादी जो वर्णवाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं, ऊंच नीच, उससे नीच, सबसे नीच वाला, इस कॉन्सेप्ट के विरोधी डॉक्टर अंबेडकर, आज मैं काली कोट में हूँ या हमारे अधिवक्ता साथी जो ओबीसी एससी कम्युनिटी के हैं, तो इसका देन डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये समानता के विरोधी रहे हैं, हमेशा जात के नाम पे लोगों का शोषण करने वाले लोग रहे हैं। आज बोलने में जोश में तो बोल गए अमित शाह, और हमें तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन उसने तड़ीपार भी रहे हैं। अब जब तड़ीपार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री होगा, या इस तरीके के लोग जो हाफ चड्डी वाले हैं, जब ये पावर में आएंगे तो हाफ चड्डी की ही बात करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है कि इस देश के संविधान रचयिता और देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति का अपमान करके क्या साबित करना चाहते हैं अमित शाह? यह एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों पर बड़ा सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि अमित शाह सार्वजनिक माफ़ी मांगे। अभी कल से ही वो बैकफुट पे हैं, तमाम लोगों से कह रहे हैं कि गलत बयान दिया गया, गलत तरीके से मीडिया रिप्रेजेंट कर रही। मीडिया गलत नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वो गलत विचारधारा के लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। और आज विपक्ष जिस तरीके से सड़क पे उतरा है, और तमाम सामाजिक संगठन, अभी इलाहाबाद में भी कल हो सकता है पुतला दहन हो जाए और बड़े स्तर पे होगा, तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब ओबीसी एससी इनकी चाल को समझ गया, इसका जवाब दिया जाएगा। लगातार उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, लोग बाग अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे। डिमांड मैं भी करता हूँ, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, एशियाज बिगेस्ट हाई कोर्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे शुड टर्मिनेट दैट पर्सन। वो व्यक्ति गृह मंत्री होने के लायक ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस देश के संविधान, इस देश का कानून बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि हिट एंड रन के बाद दूसरा ये गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है जो इन दोनों तूल पकड़ा हुआ है। गृह मंत्री जी बेसिकली जिन लोगों को धर्म वर्म की बातें करते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है अपने बच्चे को भी वहाँ लाएं। आज युवाओं को बरगरा करके दंगे में ढकेलने का काम किया जाता है, और पिछड़े शोषितों वंचितों के नेताओं को या उनके महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। इसका परिणाम गृह मंत्री को चुनाव में दिखेगा। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को। इनका तो डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग से भी है। अभी बोलते हैं बार बार अगर नाम लोगे ईश्वर का तो स्वर्ग जाओगे। तो मैं तो अमित शाह जी से कहता हूँ त्यागपत्र दें और बैराग लें और प्रभु का नाम लें, सीधा स्वर्ग जाए। हम लोगों को छोड़ दें, हम लोगों को वकालत भी करनी है, देश भी चलाना है, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग अपना काम कर लेंगे, वो निकल लें, जितना जल्दी हो सके इस देश का पिंड छोड़े और देश जो है बेहतर स्थिति में जाए। यही मैं उनसे निवेदन करूंगा और मैं उनको शुभकामना दूंगा कि शीघ्र वो बैराग लेकर प्रभु का नाम का जपें और घंटा बजाएं, टन टन टन। स्वर्ग जाने का इतना अच्छा रास्ता उन्होंने बता दिया, आपको रास नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं जाना। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं ना, हम लोग बहुजनवादी लोग हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, जिसके अमित शाह सहित जो भी भारत से बाहर जाता है, इनके सुपर बॉस मोदी जी जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो अपने आराध्य का नाम ले, किसी सबको लेने का अधिकार है। मैं निवेदन करूँगा कि वो जब बाहर जाए और मोदी जी से कहें कि वो अपने आराध्य का नाम ले, हमारे पूर्व महापुरुषों और आराध्यों को छोड़ दें। चलिए, चूँकि बहुत नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अभी तो इनको आगाह कर दिया गया है, आने वाले दिनों में पूरे उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में, पूरी तहसीलों में
धरना प्रदर्शन होगा और इनको हटना पड़ेगा। ये हकीकत में ये लड़ाई संविधान और मनुस्मृति की है। संविधान और मनुस्मृति की है, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और जो अब हमारा पीढ़ी बिल्कुल जागरूक हो चुका है। अब मंदिर में घंटा बजाने के लिए कोई नहीं है। और अब ये दलित और शूद्रों को मुंह में पेशाब करवा रहे हैं, लोग पेशाब कर दे रहे हैं और बात करते हैं देश चलाने की और अम्बेडकर की बात करते हैं। और एक तरफ तो दलितों के मुंह में पेशाब कर रहे हैं और माला और फूल और हवाई जहाज़ से महाकुंभ में माला और फूल लेकर बरसा रहे हैं, उनको ये दर्शाना चाहते हैं। तो अब ये लड़ाई बिल्कुल इनकी नहीं चलने वाली, सारे लोग जान गए हैं। अब बिल्कुल हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं दिलवा देंगे तब तक मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। देश हमारा है, इनका थोड़ी है। तो बाहर से आए हैं, ये नागपुर वाला कानून लाना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकता है वो माफ़ी भी मांगे तो माफ़ी मांगे तो हमारा देश चलना चाहिए। माफ़ी बहुत मांग चुके हैं, माफ़ी तो उनका सपोर्टर भी मांग चुके हैं। क्या उनका ये बयान माफ़ी लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं, जनता नहीं क्षमा करेगी। संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके, इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। लेखक अशोक गोपाल के हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर लिखी एक किताब, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई।